नमस्कार। मैं प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से लीला मैम कक्षा 11 काव्यखंड का पाठ 3 राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित पथिक कविता समझाऊंगी। पहले राम नरेश के परिचय के बारे में बताएंगे। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, खंडकाव्य है, मानसी, फुटकर कविता संग्रह है। इनकी मृत्यु सन 1962 में हुई। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और उनकी आरंभिक शिक्षा पूर्व करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने इस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम एवं वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद है, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। कविता कौमुदी के 8 भाग में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया था और लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं और उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाएं में भी रचनाएं की है। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है और यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है तथा राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है और प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है और प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। अस्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। अब हम कविता पथिक का भावार्थ समझेंगे। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारित माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। गन पर बैठ बीच में विचरू, यही चाहता मन है। कवि प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह हर क्षण, प्रतिक्षण यानी हर क्षण, नूतन यानी नया वेश धारण करके रंग बिरंगा अलग ही निराला लग रहा है। और रवि यानी सूर्य के सम्मुख जो नभ में वारिद माला, वारिद यानी बादलों की जो माला है, वो सूर्य के सम्मुख थिरक रही है और नीचे नीले समुद्र का जो मनोहर दृश्य है और ऊपर नीले कलर का आकाश है, उस पर कवि यानी पथिक चाहता है कि गन यानी बादल पर बैठकर इस प्रकृति के मनोहर दृश्य का आनंद लूँ और इसके गन पर बैठकर मैं इसके बीच में विचरण करूँ, यही कवि का मन चाहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिर रू जी भर के। कवि कहना है रत्नाकर यानी सागर गर्जन कर कर कहता है। अब मलयगिरी पर्वत से सुगंधित हवा भी बहती है और हरदम कवि का यह हौसला हृदय के प्रिय हृदय से भरा रहता है प्रिय, यानी वो
उसके प्राकृतिक सौंदर्य से सुगंधित से उनका हृदय भर जाता है और इस विशाल विस्तृत महिमामय यानी महिमा के उनका गुणगान करते हुए सागर के घर के यानी सागर के हर कोने कोने में कवि का मन चाहता है कि उनकी लहरों पर बैठकर जी भर के उनको देखूं, उनका आनंद महसूस करूं, के आनंद को अपने अंदर हृदय में भर लूं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगोरा, लाने के निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। ये सुबह की सूर्य का जो उदय होता है और सागर पर जो अपने किरणों सुनहरी किरणों का जो प्रकाश फैलाता है, तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मी ने उनकी कंचन महल को उनके कांग कंगूरे को सजा दिया है और उनकी पुण्य भूमि पर प्रकृति की पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी आ रही है और असवारी के लिए सागर ने जैसे स्वर्ण से बनी हुई सड़क बहुत प्यारी लग रही है, ऐसा उस सागर पर लग रहा है। जल निधि यानी सागर के तल पर इस तरह प्रतीत हो रहा है जैसे लक्ष्मी के स्वागत के लिए, लक्ष्मी के असवारी के लिए सोने की स्वर्ण निर्मित कर दी यानी बना दी गई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कल्याणी यानी कल्याण करने वाली, निर्भय बिना डरे हुए दृढ़ अपने अडिग गंभीर भाव से सागर गरज रहा है। लहरों पे लहरें, लहरों पे लहर आती इतनी सुंदर, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है और ऐसा प्रकृति का सुनहरा दृश्य देखकर प्राणी कहीं और जाने का क्यों नाम लेगा, यानी इस सुख को छोड़ के कहीं और क्यों जाएगा। इसलिए हे कल्याण करने वाली, हे अपने मन में अनुभव करो, हृदय से अनुभव करो, प्रेम से अनुभव करो कि ऐसा प्राकृतिक दृश्य देखकर कहीं और क्यों जाना चाहेगा। जब गंभीरतम अर्ध निद्रा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सिस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। कवि चाहता है इस गंभीरतम यानी अंधेरा अर्धरात्रि में, निशा यानी रात्रि में पूरी जग को संसार को ढक लेता है, लेकिन अंतरिक्ष की जो छत है उस पर तारों को छिटका देकर, यानी जो तारे आकाशमान हैं तो वो ऐसे लग रही है जैसे मुस्कुराता हुआ सूर्य आ रहा है और पूरे जगत के स्वामी को, जगत का स्वामी नहीं ईश्वर को, प्रकृति को मनाए मृदु गीत से गाता हुआ धीमी गति से आता है और उनके सागर के तट पर खड़ा होकर गगन गंगा से मधुर गीत, गगन यानी आकाश गंगा से मधुर गीत गाता हुआ महसूस करता है। और इस तरह उनको कवि को एहसास होता है कि गगन गंगा से मधुर गीत गाता हुआ तट पर खड़ा है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहिस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुक्त चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। ऐसी प्रकृति की सौंदर्य को देखकर चंद्रमा नभ यानी आकाश में चंद्रमा भी हंस देता है, ऐसे उनमें विमुग्ध हो जाता है यानी मुग्ध हो जाता है और हंस देता है। वृक्ष भी विविध प्रकार के पत्तों और पुष्पों से अपने तन को सजा लेते हैं और पक्षी इस हर्ष को, खुशी को संभाल नहीं पाते और मोहित होकर चहक उठते हैं, तथा फूल भी सांस लेकर सुख का आनंद
अनुभव करते हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तीर्ण तरुदगिरी, नभ में किरण झलक पर प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहक नारी। इस तरह प्रकृति के सौंदर्य को देखकर वन भी, उपवन, बाग बगीचे भी, पर्वत भी और समतल जो भूमि है वो कुंज कलियों में मेघ बरस पड़ते हैं, मेघ यानी बादल बरस पड़ते हैं। और मेरा आत्म प्रलय होता है, यानी मेरा आत्म प्रलय यानी मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। और मेरे कवि कहते हैं कि मेरे नयन यानी नेत्र नीर झड़ने लगते हैं, यानी नेत्रों से आंसू बहने लग जाते हैं, पानी बहने लग जाता है। तब ऐसे लगता है कि लहर तट पर आके हर एक के कण को, पेड़ों को, पर्वत को, नभ को और किरण को, बादल को बहुत ही प्यारा लगता है। लिखी हुई है मधुर कहानी। इस तरह कवि इस मधुर कहानी को लिखकर विश्व मनोहर हारी यानी विश्व को आनंदित करने वाली, विश्व का, जगत का मनमोहक करने वाली ऐसी सुंदर प्रकृति का वर्णन कवि कहते हैं कि ऐसे मनोहर दृष्टि को देख के मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो कवि कहता है कि किसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है, कि इसकी प्रेम कहानी इतनी सुंदर है, इतनी उज्ज्वल है कि मेरे जी में आता है कि इसका अक्षर बनूं, यानी प्रकृति की इतनी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं इस प्रकृति में एक ऐसा अक्षर बनूं कि अपनी वाणी से विश्व में अपनी वाणी बनकर अपनी इस कविता के रूप में, कल्पना के रूप में कवि कहता है, कवि कल्पना करता है कि मैं भी इस प्रकृति का एक अक्षर बनूं और पूरी विश्व को, जगत को बताऊं कि इसमें कितनी सुंदरता है। और स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित यानी स्थिर रहते हुए पवित्र है, आनंद को प्रवाहित करने वाली है और सदा शांति सुख देने वाली है। और प्रेम का राज्य परम, ऐसा प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति का प्रेम इतना सुंदर है कि इससे अधिक कोई और सुंदर नहीं है। वह कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं इसी में खो जाऊं, इसी में विचरण करूं, इससे बढ़कर वो कोई सुंदरता नहीं है। इस तरह कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं। थैंक यू।